देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होने वाली है। इस बार सूबे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बनती जा रही है। वो कैसे, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की धरा पर धर्म अधर्म को लेकर महाभारत हुआ था, जिसका जिक्र आज भी हर व्यक्ति की जुबान पर है। यही धरा अब फिर महाभारत के लिए तैयार है। यह महाभारत चुनावी होगा, जिसका शंखनाद हो चुका है, तो मैदान भी सजने लगा है, जिसके साथ ही सियासी पार्टियों ने इस धरा पर अपनी अपनी जीत के लिए निगाहें टिका ली है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी। वहीं इनेलो पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अभय चौटाला को उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की गई है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के द्वारा भी हरियाणा में सबसे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की घोषणा की गई थी, जहां से आम आदमी पार्टी के द्वारा डॉक्टर सुशील गुप्ता को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, देश में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। क्या वजह है कि यह सीट हर पार्टी के लिए इतनी अहम है? देखिए रोहित, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि ये हॉट सीट क्यों मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ से नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो सांसद रहे हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी और नरेंद्र मोदी सरकार में इस सीट ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तब भी ये सीट एक तरह से सुर्खियों में बनी हुई थी। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि जिस तरह से INDIA गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता को, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। पहले तो यही लग रहा था कि ये जो हॉट सीट है, ये अपने आप में सुशील गुप्ता के आने के बाद हॉट सीट मानी गई। लेकिन सुपर हॉट सीट मैं इसे कहूंगा जब अभय चौटाला की एंट्री होती है और इनेलो की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है। क्योंकि आपने महाभारत का जिक्र किया है, तो ये भी किसी चुनावी महाभारत या फिर हम यूं कहें कि राजनीतिक जंग से कम भी नहीं है। आने वाला वक्त नतीजा बताएगा, लेकिन इस नतीजे के जरिए यह मालूम हो जाएगा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो सोच थी वो कामयाब हुई है, या फिर इनेलो ने जो दांव अभय चौटाला के तौर पर चला था, उस दांव को खेलते हुए इनेलो को सफलता हासिल हुई है कि नहीं हुई है। ये ऐसे समीकरण बनेंगे जो कि आने वाले समय में भी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक चुनावी स्क्रिप्ट लिख भी जाएंगे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है। अगर वो भी एक बड़ा कैंडिडेट होता है, बड़े नाम वाला कैंडिडेट होता है, तो ये मानकर चलिए कि फिर से सुपर डुपर हॉट सीट भी कहा जा सकता है। जी कमल जी, जातीय समीकरण क्या कहता है कुरुक्षेत्र सीट का, और ये समीकरण कितना अहम है लोकसभा चुनाव के लिए? रोहित, देखिए, वैसे तो जातीय समीकरण की जब बात होती है तो नेता हमेशा यही कहते हैं कि जाति पाति में विश्वास हम नहीं करते हैं, और हर नेता यही कहता है कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो ये कड़वा सच भी है कि जातीय समीकरण अपने आप में बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इसका जिक्र नेताओं की जुबान से बेशक कम होता हो, लेकिन गाहे बगाहे नेता इसको लेकर अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग चुनावी तौर पर जरूर निभाते हैं और करते भी हैं। आपने जातीय समीकरण की बात की, तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लगातार जानकारी दे भी रहे हैं। मैं जैसे जुबानी तौर पर ये बता रहा हूं, तो पढ़ भी सकते हैं दर्शक हमारी स्क्रीन पर कि यहाँ पर जाट बाहुल्य और साथ ही अनुसूचित जाति बाहुल्य सीट इसे माना जाता है। अब जाट वोटर्स की बात करें तो आप रोहित इतना समझ लीजिए, अब मैं कैंडिडेट की भी बात कर लूं तो अभय चौटाला जाट वर्ग से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। तो जो जाट वोट है, क्या वो उनको जाएगा, या फिर बीजेपी या जेजेपी की तरफ से कैंडिडेट अगर खड़ा किया जाएगा तो क्या वो जाट बिरादरी से होगा, जाट समाज से होगा, या फिर अन्य जाति से होगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए जातीय समीकरण को इस तरह से आप समझ लीजिए। और इनेलो पार्टी का कभी मायावती से गठबंधन भी हुआ करता था, हमने चुनाव में देखा है। तो क्या उस दौरान अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के वर्ग के लोग जो हैं, वो क्या इनेलो को उस तरह से देखते थे पहले? क्या मायावती की वजह से इनेलो के प्रति रुझान बढ़ा था पहले? अगर हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ ये समीकरण भी जरूर ऐड कर लेना हमें चाहिए। लेकिन बाकी हम बात करें, जैसे अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो करीबन 1,75,000 यहाँ पर रोहित वोटर्स माने जाते हैं। ये हम अंदाजन एक आंकड़ा बता रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर। बनिया समाज की बात करें, करीबन
1,25,000 के करीब बताया जाता है कि वोटर्स हैं। ये भी एक अनुमानित आंकड़ा है। इसके अलावा रोड समाज की बात करें, ये बड़ा फैक्टर है। ये जो रोड समाज है, अगर यहाँ के वोटर्स अपनी ओर से कोई एक तरह का चेहरा चुनकर ये मन बनाते हैं कि हमें जातीय समीकरण के तहत वोट देना चाहिए, तो एक मसला अलग है और ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसलिए रोड समाज के वोटर्स पर ज़्यादा नज़र भी रहती है यहाँ कोई भी अगर चुनावी मैदान में उतरता है। और बाकी अन्य की बात करें तो ये भी करीबन 1,25,000 के करीब वोटर्स है। तो रोहित, ये मानकर चलिए कि जातीय समीकरण की बात होती भी है और ये दबे पांव जुबानी तौर पर कोई बेशक ना कहे, लेकिन दबे पांव रणनीति बनती है, प्लानिंग बनती है, उसके तहत आगे बढ़ा जाता है ताकि जीत की दहलीज तक पहुंचा जा सके। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुशील गुप्ता के लिए भी और अभय चौटाला के लिए भी। रोहित, कमल जी, इनेलो पार्टी ने अभय चौटाला को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने डॉक्टर सुशील गुप्ता को रण में उतारा है। क्या लगता है बीजेपी ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है? क्या वजह लगती है? कोई बड़ा चेहरा नहीं मिल पा रहा है बीजेपी को, या कुछ और वजह लगती है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते बड़ा चेहरा, क्योंकि बीजेपी अपने आप पे नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वोट मांगने वाली है और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है बीजेपी को कि हमारा पीएम पद का उम्मीदवार कौन है। नरेंद्र मोदी एक अपने आप में बड़ा चेहरा, ब्रांड बन चुका है, ये भी किसी से छिपा नहीं है और ये बीजेपी के नेता मानते भी है, जानते भी है और आज नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये बात तो ये है, चेहरा मायने रखता है। अगर इस लोकसभा सीट के लिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की हम बात करें, अगर बीजेपी एक बड़ा चेहरा, हाई प्रोफाइल चेहरा लेकर आती है, जाहिर तौर पर और ज्यादा मदद मिल पाएगी। लेकिन जब अभय चौटाला जैसा नेता चुनावी मैदान में आ जाए इनेलो की तरफ से, दूसरे और सुशील गुप्ता भी आ जाए, तो ये मानकर चलिए कि उन्होंने पहले इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया और ये बता दिया है कि ये सीट उनके लिए कितनी खास है, कितने मायने हैं। अगर कांग्रेस का, देखिए ये बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं, अगर कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो जाता है आम आदमी पार्टी को, जो कि एक सोच लेकर दोनों चल रहे हैं, तो मुश्किलें पैदा हो सकती है अभय चौटाला के लिए भी और बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसके लिए भी। जेजेपी को भूलना नहीं चाहिए रोहित, जेजेपी कैंडिडेट उतारती है कि नहीं उतारती है, सवाल सबसे पहला ये है। क्योंकि जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला जब गठबंधन टूटा, पहली रैली थी, ये संकेत दे चुके थे कि हमें लड़ना क्या 2 सीट पर है या सभी सीटों पर या सीधा विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, ये सवाल बड़ा। अगर वहां पर जेजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाता है और वो जाट समाज से होता है या फिर अन्य समाज से होता है, तो भी रोहित ये मानकर चलिए कि जो वोट कटने की बात होती है उसमें कोई ना कोई बल जरूर मिलता हुआ इस बात को दिखाई देगा। इसलिए रोहित, ये बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि जेजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट ये भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आने वाले वक्त में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, तभी हम आगे के समीकरण पर बात कर सकते हैं और फिर यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसके पक्ष में हवा बह रही है। क्योंकि चुनाव के दिन तक, यानी कि वोटिंग के दिन तक भी वैसे तो मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन फिर भी चर्चाएं होती है और समीकरण देखकर एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश भी होती है और फिर बताया जाता है कि कौन कितने पानी में है, किसमें कितना दम है। रोहित, कमल जी, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार जिंदल परिवार से किसी को मैदान में उतार सकती है, जिसमें पूर्वी सांसद नवीन जिंदल को लेकर उनकी पत्नी शालू जिंदल का नाम लिया जा रहा है। अगर वो मैदान में आए तो भाजपा के साथ साथ उनके लिए भी यहां से जीत हासिल करना बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल होगा। रोहित, इसमें सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर चर्चाएं तरह तरह की चलती हैं। हाँ, आपने ठीक कहा कि जिंदल परिवार का नाम शामिल है। जिंदल परिवार से क्या शालू जिंदल चुनावी मैदान में आती हैं और जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पर प्रभाव रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। नवीन जिंदल सांसद रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर जिंदल परिवार से कोई भी कैंडिडेट आता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को क्या पावर मिलेगी, उतनी क्या ताकत मिलेगी, देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल कयास है, डीडी शर्मा का भी नाम सामने चल रहा है, कैलाश सैनी, इस तरह के नाम चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। बीजेपी बता सकती है और जब तीसरी लिस्ट आएगी तो देखने वाली बात है क्या उन 4 लोकसभा सीट में जो बची हैं कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट करनी, उसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का नाम आता है कि नहीं, और आता है तो कौन होगा अगला उम्मीदवार, ये सवाल अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 पार्टियों के बड़े दिग्गज नेताओं को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारने से यह सीट हॉट सीट बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।